अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसएके लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी सिन टेक्स्ट बुक ग्रेड 9th और इस चैप्टर का नाम है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। सो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहला जो टॉपिक है वो साइंस कि साइंस क्या है। Science is the systemic study of the nature and how it affects us in the environment. नेचर की सिस्टमिक तरीके से स्टडी करना, स्टेप वाइज स्टडी करना और ये स्टडी करना कि नेचर जो है हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, हमें और हमारे एनवायरनमेंट को, इसको हम कहते हैं साइंस। या इसकी एक और डिफिनीशन ये भी हो सकती है कि वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेशन से मिलती है, तो उस नॉलेज को हम क्या नाम देते हैं, साइंस। दूसरी हेडिंग है साइंटिफिक मेथड। ये कौन सा मेथड है? एक ऐसा मेथड जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हों और किसी ख़ास क्वेश्चंस के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करें। एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम सीरीज़ ऑफ स्टेप को फॉलो करें। बेसिकली इसमें पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हाइपोथेसिस और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, और इसी तरह से फॉलो करते हुए कैलकुलेशन, डेटा कलेक्शन और कंक्लूजन तक जाते हैं। सो साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जिसमें हम सीरीज़ ऑफ स्टेप्स यानी कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और किसी ख़ास क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि एक जो कुदरती तौर पर एक काम हो रहा है वो क्यों कर हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और जो हाइपोथेसिस हमारे माइंड में आया है, जो नज़रिया, जो अंदाज़ा हमने लगाया है उस नेचुरल इवेंट के बारे में, उसको टेस्ट करना। पहला काम क्या है? किसी भी नेचुरल फिनोमेना को लेना, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस करना, फिर डेटा कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस हमारे माइंड में बन जाता है, इंटेलिजेंट गेस का बनना, और फिर उसके हवाले से उसको टेस्ट करना एक्सपेरिमेंट करके। इस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी के बारे में नॉलेज लेना, ऑब्जर्वेशन लेना, डेटा कलेक्ट करना, फिर एब्सोल्युटली हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अंदाज़े आएंगे कि किस वजह से हो सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंटेशन करना कि क्या वह हमारा अंदाज़ा ठीक है या ठीक नहीं है। सो इस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ये पूरा एक डायग्राम है, एक फिगर है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई सबसे पहले, फिर उससे रिलेटेड हमने ऑब्जर्वेशंस यानी हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ फील किया, ठीक है, और कुछ नॉलेज गेन की, और उसकी बुनियाद पर हमारे जहन में एक हाइपोथेसिस जनरेट होगा, एक अंदाज़ा जनरेट होगा कि मतलब ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसके लिए रीज़निंग ढूंढते हैं, वो हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में क्यों कर आया है, क्या वजह है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी या ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो दो किस्म की हम रीज़निंग करते हैं, इंडक्टिव रीज़निंग, डिडक्टिव रीज़निंग, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वाकई में जो हमने हाइपोथेसिस अपने दिमाग में जो हमने जनरेट किया है वो वाकई में सही है या नहीं है। उसके बारे में डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर डेटा जो है वो सपोर्ट करता हो हाइपोथेसिस को तो वो थ्योरी बन जाती है, और अगर वो सपोर्ट ना कर रहा हो तो दोबारा से एक नया हाइपोथेसिस जनरेट होता है जिसको फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, डेटा कलेक्शन के थ्रू एनालाइज करेंगे। सो पहला काम ये है कि एक प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर हमारे दिमाग में एक नज़रिया, एक अंदाज़ा, एक सोच डेवलप होगी। उस सोच को फिर हम
परखेंगे, देखेंगे कि ये सोच क्यों कर आई, उसके लिए रीजनिंग देंगे, वजूहात बयान करेंगे। दो किस्म की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। फिर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे कि क्या वाकई में वो जो थ्योरी है जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। एंड फर्दर अगर वो डेटा सपोर्ट कर रहा हो हाइपोथेसिस को तो थ्योरी बन जाती है, अदरवाइज दोबारा एक नई हाइपोथेसिस जनरेट हो जाती है। अब सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि नॉलेज लेना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना। वो नॉलेज हम सेंसेस के थ्रू ले सकते हैं, जैसे आई है, ईयर है, यानी कुछ चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें हमने सुनी, कुछ चीज़ों का हमने टेस्ट किया, कुछ चीज़ों के हमने जायका चखा, कुछ चीज़ों को हमने टच किया। तो ये क्वालिटेटिव सेंसेस के थ्रू क्वालिटेटिव मालूमात हमें मिल जाती। या फिर हमने कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ की जो कि हमें क्वांटिटी भी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ वज़न करना है तो हमने बैलेंस इस्तेमाल किया, हमने टेम्परेचर को नापना है तो हमने एक जो है थर्मामीटर को इस्तेमाल किया। तो ये साइंटिफिक इक्विपमेंट कहलाती है। ऑब्जर्वेशन हमारे जहन में क्या होना चाहिए कि नॉलेज लेना किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1880 में फ्रेंच फिजिशियन थे लेवरन, उन्होंने ये किया कि ब्लड के सैंपल्स लिए, मलेरिया के ब्लड के सैंपल लिए, मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड के सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद माइक्रोस्कोप में जब उन्हें ऑब्ज़र्व किए तो उनको वहाँ पर टाइनी क्रिएचर्स, छोटी छोटी चीज़ें मिल गई जिनको उन्होंने नाम क्या दिया, प्लाज्मोडियम। सो उन्होंने ये कहा कि जो हमें ब्लड सैंपल मिला है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम। उन्होंने प्लाज्मोडियम नाम दिया। सो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आंखों से किसी चीज़ को देखना, या कान से किसी चीज़ को सुनना, या फिर ज़बान से किसी चीज़ को टेस्ट करना और किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। नॉलेज लेना अक्सर ऑब्जर्वेशन का मतलब यानी मुशाहिदा करना, देखना। सो कलेक्टिवली अगर हम कर लें, समरी के तौर पर अगर हम देख लें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेना। हाइपोथेसिस, जब हमने मालूमात ले ली तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक आइडिया आ जाएगा, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सोच आ जाएगी कि ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली किस वजह से है। तो जब साइंटिस्ट ने प्लाज्मोडियम देखा था तो उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो भी मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड के सैंपल में लाजमन प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और उन्होंने ये हाइपोथेसिस निकाला कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है, क्योंकि उनको जब ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम मिल गया था तो उनके माइंड में ये सोच आ गई थी कि जिस भी बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा उसको मलेरिया कॉज होगी। सो हाइपोथेसिस का मतलब होता है इंटेलिजेंट गेस, यानी जो हमारा दिमाग जो सोचता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जो अंदाज़ा लगाता है। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग, अब जो अंदाज़ा हमारे दिमाग में जनरेट होता है, जो सोच हमारे दिमाग में जनरेट होती है, इसकी अब रीजनिंग की जाती है कि ऐसा हमने क्यों सोचा, ठीक है। उसके बारे में मालूमात ली जाती है, ठीक है, उसको परखा जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब ये रीजनिंग दो किस्म की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी मूव्स स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना। किसी एक चीज़ को हमने देखा और उसका रिज़ल्ट हमने तमाम ग्रुप पर अप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ग्रेड 7 का एक बच्चा आया है और उसका मैंने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स थी। तो मैंने ये नतीजा निकाला, मैंने ये अप्लाई किया कि ग्रेड 7 के तमाम स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। अगरचे मैंने पूरी ग्रेड 7 की मैथमेटिक्स नहीं देखी, मैंने सिर्फ एक बच्चे की मैथमेटिक्स देखी थी और उस एक बच्चे का रिज़ल्ट मैंने पूरी क्लास पर अप्लाई किया, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल। यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया है, शार्क इज़ ए फ़िश। शार्क एक फ़िश है और तमाम फ़िश के चोंच के ऊपर स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे धारें होती हैं, इसलिए देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल, इसलिए शार्क जितने भी शार्क्स हैं उनके ऊपर भी क्या होने चाहिए, स्केल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होगा
कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना। दूसरी हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल से ए की तरफ जाना। यानी हमारे पास ग्रेड 7 का एक बच्चा आया, मैथमेटिक्स में वीक था, दूसरा बच्चा आया मैथमेटिक्स में वीक था, तीसरा बच्चा आया मैथमेटिक्स में वीक था। अच्छा, चलते चलते पांचवा बच्चा भी हमारे पास आया, मैथमेटिक्स में वीक था। 5 बच्चों का रिज़ल्ट मेरे पास वीक निकला। अब जब छठा बच्चा आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में ये जनरेट होगा कि ये बच्चा भी क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, 5 या 6 या 10 या 100 बच्चों का रिज़ल्ट मैंने एक बच्चे के ऊपर अप्लाई किया कि ये बच्चा भी क्या होगा, मैथमेटिक्स में वीक होगा, तो उसको हम कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या था कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कॉज करता है, यानी एक पेशेंट के अंदर भी प्लाज्मोडियम है, मलेरिया है, दूसरे केस में भी प्लाज्मोडियम है और मलेरिया है, 5वें केस में भी प्लाज्मोडियम है और मलेरिया है, इसका मतलब ये होगा कि नया आने वाला जो पेशेंट जिसको मलेरिया है, लाजमन सी बात है उसको भी क्या होना चाहिए, उसके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। 5 केसेस मेरे पास मलेरिया के आए थे और पाँचों में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो हमने छठे केस के तौर पर भी ये कहा कि अगर इसको मलेरिया है तो इसको भी क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या था, हम जा रहे थे स्पेसिफिक टू जर्नल, एक बंदे का रिजल्ट हम बहुत सारे लोगों पर अप्लाई कर रहे थे, और डिडक्टिव रीजनिंग में हम बहुत सारे लोगों का रिजल्ट एक पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास आई उसमें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं, रिपीट करते हैं टाइम बाय टाइम उस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी हमने बात की थी, हाइपोथेसिस ये जनरेट हुआ था कि हाइपोथेसिस से पहले ऑब्जर्वेशन थी कि ब्लड के सैंपल लिए तो मलेरिया था उस पेशेंट को और उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। हाइपोथेसिस ये आया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज होता है। हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की और उसके बाद हमने ये किया कि किसी एक पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम को एडमिनिस्टर्ड किया और देखा कि वाकई में प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंटेशन जब भी की जाती है बेसिकली 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि हेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें मलेरिया या डिजीज़ मौजूद नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें मलेरिया मौजूद है। तो उन्होंने 100 पेशेंट लिए और 100 पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें मलेरिया मौजूद था वहाँ प्लाज्मोडियम मौजूद था, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और जिनमें मलेरिया कॉज नहीं था, हेल्थी थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम के सैंपल्स या प्लाज्मोडियम की क्रिएचर्स हमें नहीं मिली। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर देना। ठीक है, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पहले हाइपोथेसिस से पहले ऑब्जर्वेशन, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने 2 ग्रुप्स लिए थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था, तो कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट ये आया कि उनके ब्लड में कोई प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था और उनको कोई मलेरिया भी नहीं था। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिनको मलेरिया था, जो डिजीज़ पर्सन थे, जो डिजीज़ ग्रुप था, उनके ब्लड को जब हमने चेक किया तो उनके ब्लड में मौजूद था प्लाज्मोडियम। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से वो मलेरिया कॉज होता है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप में मलेरिया भी नहीं था और प्लाज्मोडियम भी नहीं था। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिनमें डिजीज़ पर्सन्स थे, जिनको मलेरिया था, उनके ब्लड में क्या निकला है, प्लाज्मोडियम। थ्योरी हमेशा वेल टेस्टेड होती है, हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी अगर हम कई दफ़ा परफॉर्म करें, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक दफ़ा हमने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिकली, दूसरी दफ़ा हमने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिकली, कई दफ़ा रिज़ल्ट सेम आए, तो फाइनली वो जो हाइपोथेसिस है वो क्या बन जाएगा, थ्योरी। प्लाज्मोडियम की केस अगर हम ले लें, मलेरिया की केस अगर हम ले लें,
उसमें एक दफ़ा पेशेंट को हमने देखा, मलेरिया का पेशेंट था और प्लाज्मोडियम मौजूद था। दूसरी दफ़ा मलेरिया का पेशेंट था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब हमारे मुल्क से बाहर कोई और पेशेंट है, मलेरिया है और प्लाज्मोडियम मौजूद है। किसी तीसरे मुल्क के एक पेशेंट है जिसको मलेरिया है और प्लाज्मोडियम मौजूद है। मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इस पर एक्सपेरिमेंट हुए और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जिन जिन पेशेंट को मलेरिया था उन पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। इसका मतलब ये है कि अब वो हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। वजह यह है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हुई, डेटा कलेक्ट किया गया, लेकिन रिज़ल्ट क्या आया, एक ही आया कि सब मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे। लॉ एंड प्रिंसिपल ऐसी फैक्ट्स जिनको हम बिल्कुल भी तरदीद नहीं कर सकते, नाकाबिल तरदीद। इर्रिफ्यूटेबल का मतलब होता है नाकाबिल तरदीद। अगर थ्योरी बन जाती है, बिल्कुल भी उसकी रिजेक्शन के कोई चांसेस ना हो, तो वो बन जाता है लॉ। थ्योरी फिर भी किसी टाइम के हिसाब से कमज़ोर पड़ सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर उसके रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, कांस्टेंट फैक्ट हो नेचुरल जो है नेचर के बारे में, तो फिर थ्योरी क्या बन जाती है, लॉ या फिर प्रिंसिपल। अगली हेडिंग है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। बेसिकली जो हम डेटा लेते हैं वो डेटा नंबर की सूरत में होता है, जिनको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ की सूरत में, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम की सूरत में, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट की सूरत में। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इतना हमें समझ में आना चाहिए कि डेटा को हम स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि उस डेटा से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस डेटा का मकसद क्या है। मिसाल में दे रहा हूँ, एक एरिया से 20 पेशेंट आए और 15 मलेरियल थे, जबकि दूसरे एरिया से 10 पेशेंट आए और 10 के 10 मलेरियल थे। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है वहाँ के एरिया में हो सकता है कि मॉस्किटो ज़्यादा, क्योंकि जब 10 पेशेंट आए और 10 के 10 मलेरियल थे तो लाजमन सी बात है उनके बॉडी में प्लाज्मोडियम होगा, और प्लाज्मोडियम बेसिकली मॉस्किटो की वजह से होता है, तो वहाँ पर मॉस्किटो की तादाद ज़्यादा होगी। और फिर हम मज़ीद इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि वहाँ पर स्टेगनेंट वाटर यानी कड़ा हुआ जो पानी होता है, इस तरह के तालाब वगैरह ज़्यादा होंगे, जंगलात ज़्यादा होंगे, दरख्त ज़्यादा होंगे, मॉस्किटो के लिए एनवायरनमेंट वहाँ सूटेबल होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मैथमेटिकल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में। ज़ाहिर सी बात है जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, वो डेटा हमारे पास नंबर की सूरत में होता है। तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली कहाँ पर, बायोलॉजी में। ये आज के टॉपिक्स थे और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके लिए हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।